नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। देखिए, रिसोर्सेज जैसे ही शब्द आया है आपको ज़रूर याद होगा रिसोर्स क्या होता है। एवरीथिंग दैट हैव ए यूटिलिटी फॉर अस, कोई भी वस्तु या पदार्थ जिसका हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोग हो सकता है, वो रिसोर्स की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। ठीक है। डेवलपमेंट आप बात कर सकते हैं, विकास की बात करेंगे, किस प्रकार से इनका विकास हुआ, रिसोर्सेज की अब बात करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं, चलो। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिएबल एंड कल्चरल एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म एज ए रिसोर्सेज। देखो, एक लाइन तो आप ज़रूर पढ़ के आते हैं, ये पढ़ी हुई है कि भी कोई भी वस्तु जो हमारी सेटिस्फाई करती है हमारी नीड्स को, हमारी आवश्यकताओं की जो वो पूर्ति करती है, हम उनको क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं रिसोर्सेज। अब कुछ बातें और हैं जो आपको इसके अंदर शामिल करनी पड़ेंगी, जैसे कि ये क्या है, इकोनॉमिकली फिजिएबल, यानी कि इनका कोई आर्थिक महत्व होना चाहिए, और टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, और ये क्या तकनीकी रूप से क्या है हमारे पास मौजूद होने चाहिए कि हम इनको क्या है, इनको कन्वर्ट कर सके रिसोर्स के अंदर। कि अगर हम इनको रिसोर्स की कैटेगरी में, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है किसी पदार्थ को कन्वर्ट करने में रिसोर्स के अंदर, तो हमने आपको बताया था कि उसके लिए एक न्यूट्रल स्टेप शब्द होता है, तटस्थ पदार्थ उनको बोला जाता है, वो उन कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं। और जो तीसरी बात इसके अंदर जो आती है वो क्या है, कल्चरल एक्सेप्टेबल, यानी कि सांस्कृतिक रूप से वो मान्य होने चाहिए, समाज के तौर पर क्या वो उन मान्य होने चाहिए, माना जाए उनको। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स इन द इंटरेक्शन रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है जो वस्तुओं का, वो एनवायरनमेंट के साथ क्या है, वो इंटरेक्ट होता है। तो वो क्या, तीन चीज़ आप उनके अंदर तीन चीज़ें डाल सकते हैं कि एक तो नेचर होगी, एक जो प्रकृति, एक हमारी जो टेक्नोलॉजी, अगर एक इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, जो संस्थाएं हैं जो इस काम को करने में वो लगी हुई हैं, हम उनकी बात कर सकते हैं। तीन जो पर अंतर क्रिया होती है, इनके द्वारा ये इनकी बनावट होती है, इनको कन्वर्ट किया जाता है रिसोर्सेज के अंदर। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सीक्रिएट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद क्या, मनुष्य जो है, मनुष्य है वो प्रकृति के साथ प्रकृति के साथ क्या है, टेक्नोलॉजी यूज करता है, और क्या है, अपने इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है, वो संस्था क्रिएट करता है, और उसके बाद क्या है, किसी भी जो है पदार्थ को वो रिसोर्स के अंदर कन्वर्ट करता है, और अपने आर्थिक विकास को क्या करता है, वो बढ़ाता है। अभी डू यू थिंक दैट रिसोर्स आज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज एज्यूम्ड बाय मैनी? दे आर नॉट। जैसे कि हम सभी मानते हैं कि भी जो रिसोर्सेज हैं वो प्रकृति द्वारा दिए गए हमारे लिए गिफ्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये जो है हमारी जो मनुष्य है उनकी जो प्रतिक्रियाएँ क्रियाएँ हैं, उनका रूप है। ह्यूमन बींग्स देम सेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स, दे ट्रांसफर मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज दैम। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाई इन द फॉलोइंग वेज। उसके बाद हम जो बात करें कि भी देखिए, ऐसा नहीं कि हम जो सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि मनुष्य भी खुद एक रिसोर्स की कैटेगरी के अंदर आता है। वो अपना खुद का दिमाग यूज करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी यूज करके क्या है, वो बहुत सारे जो पदार्थ हैं उनको ट्रांसफ़र करता है, किसके अंदर, मिनरल्स के अंदर कन्वर्ट करता है, और उसके बाद को है क्या, वो अपने यूज़ में उनको लेता है। हम बात करते हैं कि इनको क्या है कि ब्रॉड कैटेगरी क्या इनकी कर सकते हैं भी, इनका बेसिस होता है अलग अलग प्रकार से। आप पिछली क्लास में भी इसके बारे में पढ़ के आए हैं। एक क्लास के अंदर आपने जो मेरे ख्याल से 3 टाइप्स तो शायद आपने 8 क्लास में सेम एज इट इज़ होते हैं, वो आपने जो पढ़ रखे हैं वो हम पढ़ेंगे। अब हम इसको सीधे डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है, या फिर एग्जीस्टेबिलिटी होता है, या फिर ओनरशिप के आधार पर है, और द डेवलपमेंट के आधार पर होता है। तो हम सीधे तौर पर आगे चलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज की, जिसका जो संबंध है ओरिजिन बेस होते हैं, यानी कि उनकी उत्पत्ति कहाँ होती है। तो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ए ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फोना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एक्स्ट्रास। यानी कि जिनकी उत्पत्ति क्या है, हमारे जीवमंडल से होते हैं, हम जीवमंडल से प्राप्त करते हैं, जिसके अंदर जीवन पाया जाता है, उनको हम क्या बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर कैटेगरी में रखते हैं। आप कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स वगैरह हैं, हम इनको क्या है, सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं फ्लोरा और फोना है, जो सारे के सारे वो बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। दूसरा, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। यानी कि जिनकी उत्पत्ति नॉन लिविंग थिंग्स से हुई है, उनको क्या है, हम एबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर रखते हैं। आप इसके अंदर रॉक्स और मेटल का एग्जांपल आप रख सकते हैं। उसके बाद एग्जिस्टेबिलिटी, यानी कि समाप्यता के आधार पर बोल सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय द फिजिकल, केमिकल और
केमिकल or a mechanical process are known as the renewable or replenishable resources. For example, solar and wind energy, water, forest and wildlife extras. The renewable resources may further be divided into the continuous or flow. उसके बाद हम जो बात करें कि जो रिसोर्सेज हैं जिनका हम एक बार उपयोग कर लेते हैं और दोबारा से उनको क्या है भौतिक, यांत्रिक या रासायनिक जो प्रक्रियाएँ हैं उनके द्वारा इनको दोबारा से प्राप्ति की जा सकती है, हम उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे सोलर एनर्जी है या फिर विंड एनर्जी की जो हम बात करें हैं, ये सारे की सारी क्या है हमारी, ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि हम इनको यूज़ करते हैं दोबारा से हमारे उपयोग में आ सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी का हम एग्जांपल समझाता हूँ मैं, भी सन के द्वारा हम एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। सन की रेज क्या है भी, हम इसको तो हम ख़त्म कर ही नहीं सकते, ये तो कांस्टेंट है। अगर ये ख़त्म हो गया तो दुनिया जो है सारा का सारा जीवन ही सिस्टम ही, सोलर सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। उसी प्रकार से विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पर भी विंड भी आपकी इन्फिनिटी भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हम क्या है इन रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं, ये अनंत है, हम कह सकते हैं इनको। उसके बाद है कि इनको कुछ और फर्दर डिवाइडेड भी किया जाता है, जैसे कि आपको डायग्राम में ज़रूर दिखाया गया। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दीज ऑक्यूर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। उसके बाद क्या कि भी ये जो रिसोर्सेज है उपयोग करते हैं हम, एक जो इनकी प्राप्ति होती है दोबारा जो उपयोग में लाने के लिए जो योग्य होते हैं, ये बहुत लंबी समय के बाद जियोलॉजिकल टाइम होते हैं। जैसे कि योन, फिर उसके योन सबसे इकाई आप कह सकते हैं सबसे बड़ी टाइम को मापने की, इरा है, इपोक है, पीरियड है, फिर ये छोटे छोटे आपका समय होता चला जा रहा है। तो इसके बाद क्या एक लंबी समय अवधि चलती है। जैसे कि एक बार रिसोर्स आपने जो यूज कर लिया ये, तो एक जीवन काल जो मनुष्य का होता है, मान लीजिए अगर 100 साल का जीवन काल हम कह सकते हैं, तो उससे पहले क्या इन रिसोर्सेज की क्या दोबारा से पूर्ति नहीं हो सकती है। मिनरल्स एंड फॉसिल्स आर द एग्जाम्पल of such resources. These resources take millions of years in their formation. Some of resources like metal and recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. उसके बाद है कि भी इन्होंने एग्जांपल डाला, मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स हैं, इसके कुछ एग्जांपल हैं। कुछ क्या है बहुत ही मिलियन ऑफ ईयर्स लगता है समय इनको बनने में दोबारा से, और कुछ है कि जैसे मेटल है ये थोड़ा रिसाइकिल की कैटेगरी में आते हैं, रिसाइकिल किया जा सकता है। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स जो प्रॉपर वे में आप कह सकते हैं कि इनको एक बार उपयोग कर लिया तो बहुत लंबी समय अवधि के बाद इनको दोबारा से प्राप्त किया जाएगा। उसके बाद इसके अंदर जो कैटेगरी होती है वो होती है ओनरशिप के बेस के ऊपर, यानी कि ये किसका है, ओवन मीन्स किसका, अपना, किसका है ये, तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दीज आर द ऑल also own private by a individual. Many farmers own land which is allotted to them by the government against the payment of the revenue. In villages there are people with land ownership, but there are many who are landless. Urban people are plot houses and other property, plantation, pasture lands, ponds, water and wells, etc. are some of the example of resources ownership by the individual. Make a list of resources owned by your household. उसके बाद क्या है कि यहाँ पर जो बताने का प्रयत्न किया कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज जो किसी एक व्यक्ति के पास होते हैं, एक खुद का होता है रिसोर्सेज वो। अब देखो कि भाई आप ये कह सकते हैं कि जो ज़मीन क्या है, जो पेमेंट करने के बाद गवर्नमेंट को वो उस व्यक्ति को प्राप्त हुई है, या फिर उसके पास जो वेल है, कुआं है, पौंड है, कुछ भी है उसके पास इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, वो सारे की सारे क्या एक व्यक्ति ओन करता है, तो वो क्या इंडिविजुअल की कैटेगरी के अंदर रखता है। तो आप भी अपनी लिस्ट बना सकते हैं कि भी आप भी बताएं आपके पास कौन कौन से क्या है इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं। उसके बाद है कम्युनिटी ओवन रिसोर्सेज। आप इसको जानते हैं, आपने भी उस साल पढ़ा होगा कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज पढ़ा होगा। देयर आर रिसोर्सेज विच कैन बी which are accessible to all of the member of the community. Village commons, grazing ponds, burial grounds, village pond extras, public park, picnic spots, और इसके बाद प्ले ग्राउंड्स, एक्स्ट्राज की बात है कि भाई कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसके ऊपर किसी भी जो है एक समुदाय होता है, उसके जितने भी मेंबर हैं एक समुदाय के अंदर, वो सारा का सारा समुदाय क्या उसको ओवन करता है, वो सारे के सारे उसके हैं। आप एग्जांपल डाल सकते हैं कि जैसे कि जो ग्रेजिंग ग्राउंड होते हैं कि भाई जो ग्राउंड की जो खाली जगह होती है वहाँ पर क्या ग्रास वगैरह उगता है, या फिर पंचायती भूमि आप इसको कह सकते हैं, वो क्या है सारे के सारे क्या है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स के अंदर आते हैं। ग्राउंड हो सकता है, या फिर यहाँ पर शमशान घाट है वो हो सकता है, विलेज क्या पौंड हो सकता है, पब्लिक पार्क हो सकता है, पिकनिक स्पॉट हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या प्ले ग्राउंड की भी बात कर सकते हैं आप। ये सारे के सारे क्या मिलेंगे आपको, ये हमारे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। उसके बाद है
टेक्नोलॉजिकली नेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं। टेक्नोलॉजिकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशंस, यानी कि एक सामान्य तौर पर तकनीकी तौर पर यदि बात करें, एक देश की जो बाउंड्री होगी उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे क्या मिलेंगे आपको, वो राष्ट्रीय संसाधनों के अंदर आएंगे। द कंट्री हैज़ ए लीगल पावर टू एक्वायर द एवन प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पब्लिक गुड्स। ठीक है, जो सरकार क्या है कि भी जो है जनता की भलाई के लिए क्या आपके खुद के प्राइवेट रिसोर्सेज को भी केस में कन्वर्ट कर सकती है, वो क्या अपने हक में लेकर क्या उनको रिसोर्सेज अपना खुद का रिसोर्स कन्वर्ट कर सकती है। यू माइट हैव सीन रोड, कैनल, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द फील्ड ओन बाय सम इंडिविजुअल। आप सभी जानते हैं कि भी जैसे ट्रेन है तो ये किसके द्वारा बनाई गई है, ये क्या है, ये एक मनुष्य द्वारा ओन की गई है। और वहाँ पर आपको उसमें से क्या है, आपको क्या निकलता देखने को मिलेगा, वहाँ से क्या है कि वो निकलेंगे कि भाई रोड बना दिया, वो किसी एक व्यक्ति की थी तो वहाँ से रेल निकल रही है, रोड निकल रही है, नहर निकाल दी है, तो वो क्या है सरकार ऐसा कर सकती है, वो अपने पास उनको ले सकती है अभी इनको। उसके बाद हम बात करते हैं अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड, यानी कि जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी होती हैं, जो हमारा जो नगरीय प्राधिकरण क्षेत्र होता है, यानी कि जो नगरों का विकास करते हैं, वो क्या भूमि अधिग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद है all the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and ocean area up to 12 nautical miles from the coast as a territory, water and resources that belong to the नेशन। उसके बाद हम जो बात कर रहे हैं कि भी जो है सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन या फिर वन्य जीवन जितने भी हैं जो राजनीतिक सीमाओं के अंदर है, जो राजनीतिक सीमा क्या हमारी जो 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर आते हैं, वो सारे के सारे क्या है हमारे राष्ट्र की संपदा होती है। जैसे कि हमारा जो ये भारत का जो हम मान लीजिए भारत का मैप बना दिए हैं हम, ये देखें तो ये जो हमारा कोस्ट हो गया ना, इस कोस्ट से आप कहेंगे कि जो 12 नॉटिकल माइल्स होते हैं उस 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या है वो सारे के सारे क्या है एक देश के रिसोर्सेज की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। उसके बाद हम जो बात करते हैं जो है हमारे पास इंटरनेशनल रिसोर्सेज, एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज ओशन रिसोर्सेज बाय द 200 नॉटिकल माइल्स of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of the international institution। उसके बाद जो हमने बात बता रखी है कि भी जो 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है वो सारा का सारा तट से जो 200 किलोमीटर का क्षेत्र होता है किसी भी देश से, तो वो मान लीजिए ये तो हमारा 12 नॉटिकल माइल्स था, ये तो एक राष्ट्रीय संपदा होगी। उसके बाद मान लीजिए 200 किलोमीटर आ गया, 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है, इससे जो आगे वाली जो ये क्षेत्र होता है इसमें क्या मिलेंगे आपको, वो सारे के सारे मिनरल्स क्या इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर आते हैं। तो वहाँ पर इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं वो सारे की सारी क्या है काम करेगी और वो क्या है उसके अकॉर्डिंग के साथ ही आप उसको क्या है निकाल सकते हैं रिसोर्सेज का। सबसे लास्ट में जो एक और टाइप होता है इसका, वो होता है इसकी जो है डेवलपमेंट के आधार पर आपने बताना है कि कितना डेवलपमेंट हो पाया रिसोर्सेज का। सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, संभावना व्यक्त की जाती है। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, यानी कि जो हमारे देश में मौजूद है एक क्षेत्र के अंदर लेकिन उनका उपयोग अभी अच्छी प्रकार से नहीं हो पाया। तो हमारे देश में जो अच्छी प्रकार से यूज नहीं हो पाए हैं, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पार्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव द enormous potential for the development of wind and solar energy but so far these have not been यूज़ प्रॉपरली। यानी कि जो हमारा जो तटीय क्षेत्र है, यानी कि ये हमारा गुजरात और गुजरात से ऊपर जो हमारा ये राजस्थान है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई विंड एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जैसे विंड एनर्जी किस प्रकार से विंड और दूसरे नंबर पर आप डाल सकते हैं सोलर एनर्जी की जो बात करें तो वो क्या है बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि तट के पास होने के बाद क्या है विंड बहुत तेज़ गति से चलती है। तो यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। और जो हमारा राजस्थान का जो एरिया डेजर्ट हमारा जो थार डेजर्ट है, तो यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से बहुत बड़ी मात्रा में जो है ऊष्मा आपको मिल सकती है सन की रेज, और यहाँ पर क्या संसाधनों को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में इतनी जो है डेवलपमेंट इस रिसोर्सेज की नहीं हो पाई है, इसलिए इनको पोटेंशियल रिसोर्सेज की संभावना पोटेंशियल रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद आते हैं नंबर 2 पर डेवलपमेंट के
डेवलप्ड रिसोर्सेज है। देखो डेवलप ही शब्द आ गया, यानी कि वो क्या है, विकसित किए जा सकते हैं, विकसित किए जा चुके हैं। तो रिसोर्सेज विच आर दी सर्वाइड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर द यूटिलाइजेशन, यानी कि क्या है, उन रिसोर्सेज का जिनका जो सर्वे किया जा चुका है और वो रिसोर्सेज क्या है, अवेलेबल हैं, उनकी मात्रा पता है हमें, उनका क्या है, मात्रा गुणवत्ता कह सकते हैं और मात्रा दोनों शब्द कहेंगे कि उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी आप कह सकते हैं कि गुणवत्ता है, और उनका जो मात्रा ज्ञात की जा चुकी है और हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो उनको किसकी कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं, वो हमारे डेवलप रिसोर्सेज की कैटेगरी के अंदर हमारे आएंगे। उसके बाद क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ द फिजिबिलिटी। उसके बाद क्या है कि भी ये जो डेवलपमेंट होगा रिसोर्सेज का, वो डिपेंड करता है आपके पास कितनी टेक्नोलॉजी है और आप किस प्रकार से उसकी संभावना, किस प्रकार से उसकी आपकी संभावना क्या है कि भी कितने रिसोर्सेज हो सकते हैं, उसके ऊपर स्तर पर डिफाइन करता है कि रिसोर्सेज किस प्रकार से आप वहाँ पर विकास कर सकते हैं। कि मान लीजिए अगर रिसोर्सेज वहाँ पर कम है और आप अगर उसको निकाल रहे हैं ऊपर, उसमें आपका पैसा ज़्यादा लग जाता, तो वहाँ पर क्या है, उसको रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका दूसरा एग्जांपल आप ये डाल सकते हैं कि भी बहुत सारी जो ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जिनके पास रिसोर्सेज कम है, उनके पास टेक्नोलॉजी कम, उनके पास पैसा कम है, तो वहाँ पर रिसोर्सेज भरे पड़े हैं। अफ्रीका इसका अंदर सबसे बड़ा एग्जांपल है, तो वो इसको कन्वर्ट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद स्टॉक के अंदर मिनरल्स in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access this are include among them, यानी कि वो पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है, सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी क्या है, अभी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको क्या कर सकें, उसको कन्वर्ट कर सकें रिसोर्स के अंदर। तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या है, हम स्टॉक की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर इज़ कंपाउंड ऑफ 2 gases, hydrogen and oxygen. Hydrogen can be used as a source of the rich source of energy, but we do not have access technology now how to use it for the purpose, hence it can be considerable as the stock। देखो जैसे कि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस हम बात करते हैं ऑक्सीजन की बात करते हैं, वो होता है या O2 होता है, हमें पता नहीं इसके बारे में, वो होता है O2 होता है। देखो तो अगर हम बात करते हैं कि इनका उपयोग क्या है, आप एनर्जी के रूप में उपयोग कर सकते हैं, आप इससे उष्मा बना सकते हैं पानी से, लेकिन हमारे पास ये टेक्नोलॉजी ही मौजूद नहीं है, तो इसलिए क्या है, इनको क्या किया गया है, इसको भंडार की कैटेगरी में रखा जाता है, इसको स्टॉक की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। और थर्ड जो सबसे लास्ट में फोर्थ की जो हम बात कर रहे हैं, वो है रिजर्व्स आर दी सब्सटेंस ऑफ द रिजर्व, आप कह सकते हैं इसको संचित कोष कहा जाता है हिंदी में, भंडार यानी कि रिजर्व, यानी कि आपने क्या है भविष्य के लिए इनको बचा के रखा हुआ है, इन रिसोर्सेज को माना जाता है रिजर्व की कैटेगरी में रखा जाता है। द सबस्टैक ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू द यूज ऑफ द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी नाउ हाउ बट देयर यूज हैव नॉट बीन स्टार्टेड, दिस कैन बी यूज फॉर द मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। रिवर वाटर कैन बी यूज टू जनरेटिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी वाटर प्रेजेंटली इट being utilized only to limited extents, this water in the dams for extra it is reserve which can be used in the future times। देखिए हमारे पास क्या कि आज के समय में कि जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लेते हैं कि हम इसको उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या भी इसको इतनी बड़ी मात्रा में उपयोग नहीं किया, लेकिन और बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए हमने किसको करा है, संचित कोष के अंदर इसको रखा गया, रिजर्व के अंदर इसको रखा गया। उसके बाद बात आती है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की। जो रिसोर्सेज हैं उनका जो विकास वो किस प्रकार से हो रहा है। रिसोर्सेज आर विटाल फॉर ह्यूमन सर्वाइव्ड एज वेल एज द मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो संसाधन होते हैं इस मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं और जीवन की जो गुणवत्ता बनाने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इट वाज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर, एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। देखिए हमने बात की कि हमें फ्री गिफ्ट मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे हम थोड़ा सा इसको और तरीके से कह रहे हैं कि ये गिफ्ट मानते हैं कि मिले, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमें फ्री में मिले हुए हैं, इसलिए क्या है हम इसका क्या है बहुत ही किस प्रकार से बोलेंगे, अंधाधुंध शब्द आप यूज कर सकते हैं कि भी गलत तरीके से हम इसका ह्रास करते हैं और जिसके कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, जैसे कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज सेटिस्फाइंग द ग्रिड ऑफ फ्यू
इंडिविजुअल, यानी कि बहुत सारे कुछ व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति लालच के कारण क्या संसाधनों का बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग करें, क्योंकि संसाधन हमारे कुछ भी काम आ सकते हैं, तो उनका क्या वो बेचने में उपयोग कर सकते हैं, दवाइयाँ वगैरह में बनाने में उपयोग कर सकते हैं, तो वो गलत तरीके से क्या कुछ व्यक्ति हैं उनका लालच ज़्यादा है तो वो इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन ए फ्यू हैंड, सबसे खतरनाक चीज़, विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट दैट हैव नॉट्स एंड रिच और पुअर, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं इन रिसोर्सेज का उपयोग क्या है कुछ लोगों के हाथों में चला गया है, यानी कि कुछ लोगों के पास ये रिसोर्सेज का उपयोग करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा कि भी जो संसाधन हैं वो दो हिस्सों में बट गए हैं। एक तरफ संपन्न लोग हैं और एक तरफ संसाधन ही नहीं, यानी कि एक के पास वो संसाधन भरे पड़े हैं और एक ऐसा जो ग्रुप बन गया है जिसके बाद क्या वो संसाधन ही नहीं, यानी कि संसाधन ही नहीं। इस बेस के ऊपर हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक व्यक्ति जो ग्रुप बन रहा है वो अमीरों का ग्रुप बनता चला जा रहा है, दूसरा हमारा जो ग्रुप बनता चला जा रहा है वो गरीबों का ग्रुप बनता चला जा रहा है। Indiscriminate exploitation of the resources has led to the global ecological crisis such as the global warming, ozone layer depletion, environment pollution and land degradation। देखो उसके बाद क्या कि बहुत बड़ी मात्रा में जो अंधाधुंध हमने उपयोग किया है जिसके कारण क्या हमारे पास जो संकट पैदा हो गया है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग का एग्जांपल ले सकते हैं, ओजोन डिप्लेशन की बात कर सकते हैं, या एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं जो लैंड डिग्रेडेशन होता चला जा रहा है, वो क्या है, हम जो बात करें कि वो सारे के सारे मनुष्य के रिसोर्सेज का मिसयूज या मिसयूज नहीं कहेंगे हम, ओवर यूज करने की वजह से इस प्रकार की समस्या को देखने को पाया है। देखो बहुत सारे टेक्नोलॉजी अब ये जो सिस्टम चला हुआ है, एक छोटा सा एग्जांपल है, अभी कोरोना वायरस को लेकर एक सच आया सामने पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि देखो सारे की सारी दुनिया लॉक्ड है, तो एक जो समस्या देखने को आई यहाँ पर, ये समस्या नहीं कहूँगा मैं तो बहुत बड़ा फ़ायदा, और मेरा ये तो मानना ये है कि भी मैं तो मानूंगा कि हर साल एक सप्ताह के लिए क्या पूरे विश्व के अंदर लॉकडाउन होना चाहिए। हर देश को ये थ्योरी अपनानी चाहिए कि वो लॉकडाउन रहेंगे एक साल में, कम से कम एक सप्ताह तो होना ही होना चाहिए, और वो जितना मैक्सिमम लेके जा सकते हैं तो वो मैक्सिमम लेके जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये जो लोगों का जो है बाहर निकलना बंद हुआ तो एनवायरनमेंट में एकदम से क्लैरिटी आई है। आप देख सकते हैं अभी भी जब भी आप आसमान की तरफ देखेंगे तो जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन हमने जो फैला रखा था इतना, तो वो एकदम से क्या हो गया, वो साफ हो चुका है। तो एक और जो हमने एक रिपोर्ट देखी थी हमने, तो वहाँ पर वो बताया गया था कि भाई इस प्रकार से जो भयंकर समस्याएं जो दी जा रही हैं एनवायरनमेंट पोल्यूशन के थ्रू, तो वहाँ पर क्या किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने रिसर्च की जो वुहान शहर के आसपास, तो उसने माना कि भाई अकेले चाइना के अंदर 77,000 लोगों की जो है जान क्या है प्रदूषण के कारण बच चुकी है। जबकि जब उन्होंने जो आंकड़ा प्रकाशित किया तो उसके आसपास जो लगभग पूरे विश्व के अंदर केवल 1 लाख लोगों की जो मृत्यु हुई थी, सिर्फ 1 लाख लोगों की, और अकेले चाइना में 77,000 लोगों की जान बच चुकी थी केवल और केवल एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कम होने की वजह से। तो मेरा तो मानना है कि भी ये जो समस्याएं जो दी गई हैं हमें इनको कम किया जा सकता है, एक और ये बहुत अच्छा तरीका है कि भी लॉकडाउन में ज़रूर करना चाहिए, मैं तो इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ भाई। देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, सस्टेनेबिलिटी एग्जिस्ट इन अ कंपोनेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद हम जो बात कर रहे हैं कि भी मानव जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हम जो बात कर रहे हैं, हम कहीं और पे, देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। तो जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या है, संसाधनों का उपयोग की योजना हमें बनानी पड़ेगी, ज़रूर बनानी पड़ेगी। और अगर हम सस्टेनेबल अगर हम बात करें कि भी जो ये सतत अस्तित्व सही अर्थ में माने, तो हम क्या है सही प्रकार से सतत पोषण विकास की तरफ हम दौड़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं आप। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट damaging the environment and developed in the persons should not compromise with the needs of the future generation। यानी कि देखो सीधी सी बात है कि भी आपने क्या है रिसोर्सेज का क्या है अच्छे विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना है, और दूसरे नंबर पर क्या है आपने जो है उनको क्या है नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या करना है, आपने उनको बचा के रखना है कि भी संसाधनों को क्या है भी ऐसे यूज करना है, ना तो क्या है आप ज़्यादा मतलब मिसयूज ना करें, इससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने जो फ्यूचर जनरेशन है, जो नेक्स्ट जो जनरेशन आने वाली जो पीढ़ी है, आपने उसके लिए भी रिसोर्सेज को क्या करना है वो बचा के रखना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद क्या है हम इसको ही क्या कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सतत पोषण विकास। रियो डी जेनेरियो और समिट 1992 जानते हैं आप, रियो डी जेनेरियो बताया गया आप लोगों को, एक ब्राज़ील का शहर सभी जानते हैं।
देखिए, आप सभी जानते हैं ब्राज़ील का एक शहर, हमने आपको मैप में बताया गया है कि भाई यहाँ पर क्या है कि इन जून 1992 आप लिख सकते हैं 2 जून से लेके 14 जून तक यहाँ पर क्या है ये हुआ था। मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स मीट इन रियो डियो जेनेरियो इन द ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। तो हमने यहाँ पर क्या किया था कि भाई हमारा जो पहला अंतर्राष्ट्रीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तो वहाँ पर ये 2 जून से लेकर 14 जून तक हुआ था। और 100 से ज़्यादा हेड यानी कि आप कह सकते हैं 178 कंट्रीज़ की बात कर सकते हैं जो इसके अंदर इंक्लूड थी भाई। द समिट वाज कन्वेड बाय द एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट द ग्लोबल लेवल। ये जो सबसे बड़ी समस्या जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन था और सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट था वो ग्लोबल स्तर पर होना चाहिए। यानी कि क्या है, कुछ लोगों के पास जो हम बात करें ना रिसोर्सेज, तो वो कुछ लोगों के हाथों में रह गए थे। तो इससे क्या गरीबी की बात जो कर रहे थे और ये तो गरीबी हो रही थी, तो इसको क्या है कम करना था और ग्लोबल स्तर पर करना था। तो उसके बाद क्या है कि भाई यहाँ पर क्या किया गया था, ये कोशिश की थी कि सभी देश आपस में मिलकर आएँ। और जो समस्याएं जो अभी हमने पढ़ी थी थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ये जो समस्याएं थी हमारे पास, ये कहाँ गई भाई ये समस्याएं थी, एक सेकंड रुकें आप। ये रहा भी ये समस्याएं जो थी हमारे पास, ग्लोबल इकोलॉजिकल ये रहा ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, एनवायरनमेंट पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये जो समस्याएं आई पूरे विश्व को, तो इनके ऊपर क्या करना था, हमें इनसे काबू पाना था। और ये इसीलिए क्या है ये इंटरनेशनल लेवल की जो है ये मीटिंग हुई थी भाई। उसके बाद है द असेंबलीज लीडर साइन द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़। यानी कि क्या है, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ है वो जो ख़त्म होती चली जा रही है, उसके बारे में क्या इन्होंने क्या इसके ऊपर साइन किए थे। और रियो डी कन्वेंशन endorsed the global forest principle and adopted agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century। उसके बाद क्या है, सभी यहाँ पर क्या एक 21 एजेंडा था, उसके ऊपर सभी लोगों ने सहमति जताई थी और भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर अपनी सहमति जताई थी। और एक और आप बात रख सकते हैं कि यहाँ पर क्या 27 प्रिंसिपल माने गए थे उस समय। क्या है कि भाई एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट, स्पेशल एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को लेकर अपने 27 क्या है इन्होंने अपने प्रिंसिपल वहाँ पर दिए थे। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर आती है, इट इज़ द डिक्लेरेशन एजेंडा 21 है, जो हमने ऊपर बात की कि एजेंडा 21 हम हमारा क्रिएट करेंगे। यहाँ पर भी वही बात कर सकते हैं कि भी जो 21 की बात करें कि भी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हमने ख़त्म करना था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात 1992 इसको मार्क कर लेना, आपने याद करनी, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED जो ये जो अथॉरिटी थी यहीं पर जो ब्राज़ील में ये जो अर्थ समिट हुआ था, तो उसके बाद क्या है उसी के अंदर ये रखा गया था कि हम अपना एजेंडा 21 क्रिएट करेंगे। इट एम्स द अचीवमेंट ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वही बात हम क्या है वैश्विक स्तर पर क्या है हमारा जो है सतत पोषण विकास को क्या हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरनमेंट डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेटिव और कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके बाद क्या है कि हम कम से कम क्या है इसको नुकसान पहुंचाएंगे एनवायरनमेंट को। उसके बाद हमने माना कि भाई हमें गरीबी से निपटना है, पर्यावरण की जो ख़त्म हो रहा है, पर्यावरण का जो ह्रास हो रहा है उसको कम करना है, या फिर रोगों से जो समस्याएं हैं लोगों को पूरे ग्लोब पर स्तर पर यानी कि विश्व स्तर पर क्या एक दूसरे का हम सहयोग करेंगे। उसके बाद क्या है, वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 20 इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड राइट ओवन लोकल एजेंडा 21। उसके बाद ये तो क्या है, ये जो एजेंडा 21 किया गया था क्या है ये तो पूरे विश्व स्तर पर किया गया था। यानी कि एक और बात रखी गई थी कि हर देश अपना खुद का अपने लोकल स्तर पर जो समस्याएं आ रही हैं उन लोकल समस्याओं के थ्रू क्या करना चाहिए, उनको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और उसको कम करने का प्रयत्न किया चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जो नेक्स्ट पोर्शन बचता हमारा वो नेक्स्ट पॉइंट हम वहीं पर डिस्कस करेंगे भाई।